हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 के फिजिक्स के मॉडल पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको पता है सेक्शन में टोटल 70 एमसीक्यूज हैं जिनमें आपको 35 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर है, आपको इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। चांसेस है कुछ क्वेश्चन जिनमें से आए और इनपर बेस्ड क्वेश्चंस है। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि प्ले स्टोर में जाकर आपको ऐप डाउनलोड करना है, आरबी करियर इंस्टीट्यूट ऐप। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऐप आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। दो ऐप देखेंगे, आरबी करियर इंस्टीट्यूट प्लस, दोनों को इंस्टॉल करके रजिस्टर कर देंगे, लॉग इन कर देंगे डिटेल्स डालकर। ठीक है, और आपको इनके एडवांटेज मिलेंगे। एनसीईआरटी बुक्स हैं, इनमें स्टडी मटेरियल्स हैं, फ्री प्रैक्टिस टेस्ट है, नीट के भी, जेईई के भी, पोस्ट के भी वैल्यूज हैं, बहुत सारी मटेरियल्स आपके लिए हैं अवेलेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग इन ऐप का एडवांटेज उठाएंगे, डाउनलोड करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ देखते हैं सेक्शन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो है, इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन थ्री एजेस ऑफ स्क्वायर इफ द फोर्स इन बिटवीन q1 एंड q2 इज F1। ठीक है, दो चार्ज q1 और q2 के बीच का फोर्स कितना है, F1 और q1 और q3 जो चार्ज है उनके बीच का फोर्स कितना है, F1 तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, F12 और F13 का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले आप एक स्क्वायर बना लेंगे, स्क्वायर। ठीक है, और q1 q2 और q3 तीन चार्जेस कॉर्नर लिस्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और साइड क्या है, ए। तो Q1 और Q2 तो आपको दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर Q3 भी दिख रहा है। तो Q1 Q2 Q3 सबसे पहले आप यहाँ पर एक अज्यूम कर दीजिए, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q। सबका मैग्नीट्यूड कितना है, तो Q1 और Q2 के बीच का फोर्स F12 होगा। ठीक है, कूलम्ब्स फोर्स आपने पढ़ा है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय कितना होता है, R स्क्वायर होता है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। तो Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे A है, तो F1 को कैलकुलेट करेंगे, Q1 into Q2, Q1 भी Q है और Q2 भी कितना है, Q। तो Q into Q कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय A का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका F12 आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, F13, Q1 और Q3 के बीच का फोर्स देखना है। तो सबसे पहले इनके बीच का डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लेंगे, डायगोनल ऑफ स्क्वायर है, और डायगोनल ऑफ स्क्वायर का डिस्टेंस कितना होता है, √2 टाइम्स A। ठीक है, तो अब F13 तो F13 कैलकुलेट करने के लिए फिर से Q1 into Q2, तो ये Q स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय √2 के A का होल स्क्वायर। क्या होगा, K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A का स्क्वायर। क्या बात समझ में आए। अब F12 और F13 इनका रेशियो चाहिए हमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो F12 डिवाइडेड बाय F13 इज इक्वल टू कितना होगा, K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर डिवाइडेड बाय K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A का स्क्वायर। कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये क्या बचेगा, 2 बचेगा, है ना। तो F1 को और F13 इन दोनों का रेशियो कितना है, इसमें सॉल्व करने पर 2 आया। क्या बात समझ में है, किस तरीके से हमने सॉल्व किया, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, when 10⁻14 electrons are removed from a neutral metallic sphere then charge of the sphere, एक मेटालिक स्फीयर है ना, कहने का मतलब एक स्फीयर है और इससे हम लोग जो है कितना 10⁻रिमूव कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें बोल रहा है कि स्फीयर के चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन द स्फीयर इज, तो चार्ज ऑन द स्फीयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q इज इक्वल टू कितना होता है, n होता है ना, और n का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 10⁻14। ठीक है, 10⁻14 इनटू E का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है स्टूडेंट्स, बताइए, 1.6 इनटू 10⁻−19 होगा। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, कितना हो जाएगा, 1.6 इनटू 10⁻−19 और 14 दोनों को -5। अब ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगी, ऑप्शन से लेंगे 16 माइक्रोकूलम में दिया हुआ है, तो आप इसको माइक्रोकूलम में कन्वर्ट करेंगे, 16 इनटू 10 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, इसका मतलब 16 माइक्रोकूलम। तो इसका आंसर क्या होगा, ये समझ में आया स्टूडेंट्स। तो व्हेन 10⁻4 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ मेटालिक स्फीयर देन चार्ज ऑफ द स्फीयर, हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना था, चार्ज कैलकुलेट करना था। आप साथ ही साथ इसे सॉल्व भी करते जाइए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सिंपल से था क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, Q इज इक्वल टू n, n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता था, 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया गया, तो चार्ज कितना बचेगा, Q इक्वल टू n से सॉल्व कर लेते हैं। क्या बात समझ में स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
द एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको कहते हैं हम लोग? वैसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। सारे सरफेस ओवरऑल जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों के बीच एंगल कितना होता है? वो 90 डिग्री होता है। तो ये याद रखना है। क्या बात समझ में आया? नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस x ऑफ साइड अ चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r, चार्ज विद चार्ज q। क्या बोल रहा है? एक स्फीयर है आपके पास, ठीक है। अब स्फीयर पे चार्ज आपका है q, इस स्फीयर पे चार्ज कितना है? q। तो इसका रेडियस भी क्वेश्चन में गिवन है, कितना है रेडियस? r। तो बोल रहा है कि ये सेंटर से अगर कोई पॉइंट है, डिस्टेंस कितना है? x, है ना। तो देख लीजिए पोटेंशियल एट डिस्टेंस x आउटसाइड द चार्ज स्फीयर, ये चार्ज स्फीयर है, इससे x डिस्टेंस पे मान लेते हैं पॉइंट p है, तो इस पॉइंट p पे पोटेंशियल कितना होगा? तो ये ग्राइंड कर चुके हैं ऑलरेडी। तो v इक्वल टू क्या होगा? k2 डिवाइडेड बाय x, x यहाँ पे डिस्टेंस है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? v होगा यहाँ से k2 डिवाइडेड बाय x। आप स्क्रीनशॉट लेके जाएंगे या फिर वीडियो पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इससे फर्स्ट क्वेश्चन जो था द एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इसके कितना 90 डिग्री, और चार्ज स्फीयर जो है उससे x डिस्टेंस पे सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है? k2 डिवाइडेड बाय, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या है? एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सीलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट। तो अल्फा पार्टिकल है जिसको हम लोग किससे कितने पोटेंशियल से एक्सीलरेट कर रहे हैं? 200 वोल्ट से। तो हमें क्या बोलना है? एनर्जी, एनर्जी कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं अल्फा पार्टिकल के लिए, और अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। इसका चार्ज कितना होता है? 2 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इक्वल टू 2। तो पोटेंशियल गिवन में क्वेश्चन में पोटेंशियल कितना है? 200 वोल्ट है। तो हमें एनर्जी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? वो नेचर में आपने पढ़ा है, Q into V या EV। यहाँ पर V का मतलब पोटेंशियल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो Q into V, Q का मतलब यहाँ पे कितना है? 2V, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल है और V की वैल्यू कितनी है? 200। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, है ना। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q into V। Q का मतलब यहाँ पर क्या है? चार्ज। V का मतलब क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ, सारा सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the energy stored in a capacitor C when its potential is increased up to V? तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर का फॉर्मूला आपको क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर या हाफ इंटू Q इंटू V या Q स्क्वायर अपॉन 2V। तो ऑप्शन मेरे लिए कौन सा होगा? हाफ CV स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? डायरेक्ट फॉर्मूला का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। N equal spherical drops of equal potential V are combined to form a big drop। बोले छोटे छोटे ड्रॉप्स जो है n आइडेंटिकल ड्रॉप्स, उनको कंबाइन करके एक बिग ड्रॉप बनाया जाता है। तो फिर पोटेंशियल ऑफ न्यू बिग ड्रॉप, जो न्यू ड्रॉप है उसका पोटेंशियल कितना होगा? ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको। तो ये क्वेश्चन में इस तरीके से बोल रहा है छोटे छोटे n ड्रॉप्स हैं, ठीक है। कितने हैं? n आइडेंटिकल ड्रॉप्स। देन इनको कंबाइन करके एक बिग ड्रॉप बनाया जाता है, जिसका रेडियस को हम r तक लेते हैं, और जो स्मॉल आइडेंटिकल ड्रॉप इसका रेडियस कितना है? तो सबसे पहले कंबाइन किया जा रहा है यहाँ पर, है ना, छोटे ड्रॉप्स को। तो इनका वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए वॉल्यूम ऑफ n आइडेंटिकल ड्रॉप्स, n आइडेंटिकल ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। बिग ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। अब n आइडेंटिकल ड्रॉप का वॉल्यूम अगर बात करें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3 पाई r³ होता है। n into 4/3 बाय r³। r स्मॉल r यहाँ पर हमने स्मॉल ड्रॉप के रेडियस को एज्यूम किया है। उसके बाद इधर क्या होगा? ठीक है, कैंसिल क्या होगा? 4/3 बाय 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो nr2 इज इक्वल टू, तो बताइए n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? r3 डिवाइडेड बाय r2, और यहाँ पर क्यूब है, ठीक है। तो ये इधर आकर कितना हो जाएगा? क्यूब रूट में आ जाएगा। तो n की वैल्यू, n की पावर यहाँ पे 1/3 r। तो फिर यहाँ से हम लोग कैपिटल R लिख सकते हैं, n रेज़ टू पावर 1/3
इनटू स्मॉल आर। ठीक है बच्चों, अभी तो ये हमने कैपिटल आर स्मॉल आर में क्या करा, रिलेशन फाइंड किया। अब अगर हम बात करें पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल अभी आपने पढ़ा था स्फेरिकल के लिए, है ना, स्फेरिकल सरफेस के लिए कितना होता है, के क्यू बाय, के क्यू बाय, हमने के क्यू बाय आपने लिखा, और न्यू ड्रॉप के क्या हुआ, के इनटू एन टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाय क्या, इसको सॉल्व करना है, के इनटू एन इनटू क्यू, और इस आर की जगह आप यहाँ पे देखिए कितना है, एन रेज़ टू पावर 1/3 इनटू। ठीक है बच्चों, अब देखिए के क्यू है और डिवाइडेड है, इसको हम वी लिख सकते हैं कि, और एन, अब ये एन है ऊपर, ठीक है, और नीचे 1/3, ये 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, तो एन की पावर कितना है, 2/3, तो वी डैश क्लास में लिख सकते हैं। ठीक है, कैपिटल लिखा है यहाँ पर, हमने स्मॉल एन लिखा है, बस कोई फर्क नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी। पोटेंशियल ऑफ न्यू बिग ड्रॉप इज इक्वल टू v इंटू एन रेज़ टू पावर 2/3। तो ये आपको सॉल्व हो गया। क्या बात समझ में आया? तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, आप ले लेंगे इसका स्क्रीनशॉट ताकि आप सॉल्व कर पाए घर पे। बहुत इजी क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था। ठीक है स्टूडेंट्स, बना देंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज 10 रेज़ टू पावर 5 वोल्ट पर मीटर। तो गिवन आपने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, कितना, 10 रेज़ टू पावर 5 वोल्ट पर मीटर गिवन है। ठीक है बच्चों, if the charge on plate of the condenser is 1 microcoulomb, q भी given है कितना, 1 microcoulomb given है। ठीक है, then force on each plate of the condenser, तो कंडेंसर का मतलब कैपेसिटर ही होता है, और सारे दोनों प्लेट पे एक्चुअली जो होता है फोर्स कैलकुलेट करना होता है, क्यू ही होता है। लेकिन एक प्लेट का पूछ रहा है, तो फोर्स ऑन ईच प्लेट कितना होगा, फोर्स ऑन ईच प्लेट क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है, एक प्लेट को, तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू 2 इंटू, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर 1/2 मिला है, तो 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 आप इसको करेंगे। अब बताइए सॉल्व करना है, तो 1/2 हो जाएगा, क्यू की वैल्यू कितनी है, 10 रेज़ टू पावर -6, ई की वैल्यू कितनी है, 10 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, तो 1/2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा, तो 1/20 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अब इसको सॉल्व करने के कितना है, 0.05 न्यूटन। क्या बात समझ में आया? आप इसे सॉल्व कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है ना, चार्ज की वैल्यू भी दी हुई है, फोर्स कैलकुलेट करना है एक प्लेट पे, तो एक प्लेट पे फोर्स कितना होगा, हाफ इंटू टी इंटू टी, वैल्यू पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, द वैल्यू ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पर एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, बाय अ करंट ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो टॉर्क कितना होता है आपको पता है, n क्रॉस v होता है, n क्रॉस v। इसी को हम लोग कह सकते हैं 20 टाइम थीटा। ठीक है बच्चों, ये टॉर्क का फॉर्मूला हुआ n क्रॉस v का। ऑप्शन देखेंगे, b क्रॉस v तो होगा नहीं, ठीक है, क्या होगा, टॉर्क इज n क्रॉस v। और इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है मैग्नेटिक फील्ड है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बता दूं मैं, याद रखना है, हो सकता है इसलिए निकल हुआ है आ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर क्या करेंगे, टॉर्क इक्वल टू क्या पढ़ते हैं लोग, टी क्रॉस नहीं पढ़ते हैं ना, टी का मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर नहीं है। ये कितना हो जाएगा, टी ई sin थीटा, टॉर्क इक्वल टू, ये मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विल डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द टाइम पीरियड ऑफ, बोल रहे हैं क्या, अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करते हैं तो टाइम पीरियड कितना होगा। तो सबसे पहले आपको रिलेशन याद होना चाहिए टाइम पीरियड का, है ना, टाइम पीरियड i/mv होता है। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट अंडर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप डिक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो जब मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम इसे सॉल्व कर पाए। तो 70 क्वेश्चन से अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 पे है ना, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्लांट प्रोसेस? तो प्लांट प्रोसेस में कौन सा रे यूज होता है? सिंपल सी बात है, यूज करता है ना, तो इंफ्रारेड रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ई वेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंड ई वेक्टर इज अलोंग जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस की तरफ सपोज जेड एक्सिस है ना, और इधर हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। यानी वेलोसिटी ऑफ द वेव वो है किस डायरेक्शन में होगा? तो वाई डायरेक्शन में होगा, एक्स और जेड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है ना, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों एक दूसरे के म्यूचुअल होते हैं। तीनों के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को 90 डिग्री पे होता है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये भी क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो दो एक्सिस आपको पता है ना, कौन सा? एक एक्स एक्सिस पर है और एक जेड एक्सिस पे है। थर्ड एक्सिस कौन सा होगा? वाई एक्सिस। तो वेलोसिटी ऑफ वेव विल बी अराउंड, ठीक है बच्चों, इस आंसर को नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, स्क्रीनशॉट आप लेते रहे, ठीक है, पेज चेंज होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। द इन्वेंशन ऑफ वायरलेस टेलीग्राफी इज डन बाय, तो ये ऑप्शन आपको पता है, मार्कोनी है ना, मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफी के बारे में इन्वेंशन की। मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफी का इन्वेंशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट रे bends in moving from one medium to another medium and bending of ray is called। यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं होगा, यहाँ पे बेंडिंग होगा, ध्यान रखें तो ये बेंडिंग है, ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे। तो सिंपल सी बात है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये मीडियम है, सपोज आपको पता है रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। सपोज ये मीडियम 1 है ना, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। तो लाइट रे अगर इंसिडेंट करता है किसी सरफेस पे, यहाँ पे नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था। तो जब मीडियम चेंज होता है, लाइट में चेंज होता है, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? सी। क्या बात समझ में आया? चलिए इन दोनों आंसर के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 15, ड्यू टू विच रीजन एयर बबल शाइन्स इन वाटर। तो वाटर में एयर बबल शाइन करते हैं, वो टोटल इलेक्ट्रिकल रिफ्लेक्शन की वजह से शाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, तो एप्रोप्रिएट आंसर परफेक्ट रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, इसको हम TIR बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से एयर बबल शाइन करते हैं, और TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। और कौन कौन से अवेलेबल है आपको याद रखने के लिए, यार वो कैंसिल में आते रहता है ना, लाइट जैसे मिरर्स फॉर्मेशन हो गया, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन हो गया। एग्जांपल्स अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से फेनोमेनन्स हैं? ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन किसी पर बेस्ड है, ठीक है। या ऑप्शन क्वेश्चन आ गए, बीच फेनोमेनन बेस्ड ऑन TIR, ठीक है। एयर बबल शाइन कर रहा है, स्पार्कलिंग डायमंड, ठीक है। और क्या होगा बताइए? टोटली रिफ्लेक्टेड रीजन में भी दिखता है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ अ बाइकन्वेक्स लेंस इज 1.5, ठीक है। बाइकन्वेक्स लेंस से, बाइकन्वेक्स लेंस आपको पता है इस तरीके से होता है ना, इस तरीके 1.5 सबसे पहले के साथ साथ देखते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। What is the value of its focal length if radius of curvature of the surface is 20 cm? Radius of curvature दिया हुआ है R is equal to 20 cm। हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट होगा आपने बताइए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला है? लेस मेजर फॉर्मूला है। लेस मेजर फॉर्मूला आपने क्या? 1/8 इक्वल टू u माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/, ये फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास R1 और R2 दोनों ही सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, ये अगर R1 है, ठीक है, और ये क्या है? R2। तो R1 और R2, तो सबसे पहले R1 की वैल्यू कितनी लेते हैं? 20 सेंटीमीटर। R2 की वैल्यू कितनी लेंगे? -20 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब आपको इसमें सॉल्व करना है, फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, तो सॉल्व करके बताते जाइए आप। मैं लिखते जा रहा हूँ 1/r इक्वल टू -1, u की वैल्यू 1.5 -1, और 1/r1 1/20
माइनस माइनस 1/20। तो ये 1.5 माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा बताइए, 0.5 इंटू ये वाला 1/20 प्लस कितना हो जाएगा 1/20। तो 0.5 इंटू 20 का आप एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। इसको कैंसिल करेंगे 10, तो 5/10 ऑलरेडी यहाँ पर है, 1/10 होगा। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल 5 कितना है 100, 5 बटा 100 ठीक है, इसको भी कैंसिल करिए 1/20। तो 1/f इक्वल टू कितना आया 1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को आपने देखा किस तरीके से सॉल्व होगा, कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। लेस मीटर फार्मूला का यूज करना है, म्यू दिया हुआ है 1.5 बाय कन्वेक्स है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। इस सरफेस आपका लिखा हुआ था, इसका मतलब एक ही कन्वेक्स था, इसलिए हमने आर1 और आर2 की वैल्यू सेम ली है। ठीक है, आर1 20 हो गया, -20 हो गया। लेस मीटर फार्मूला का यूज करेगा 1/f इक्वल टू v माइनस 1 into 1/r1 plus 1/r2 साइन कन्वेंशन के साथ आपको सॉल्व करना है। 1/5 minus 1 into 1/20 माइनस ऑफ 1/20 ये हो जाएगा प्लस, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 2/20, इसको फिर से कैंसिल किया तो 1/10, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 1/20 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। समझ में आया इसमें से? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आप इसे सॉल्व कर पाएं। ठीक है फ्रेंड, तो सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से बनाकर देंगे एग्जाम में, इनमें से कुछ क्वेश्चंस आने के चांसेस भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर क्या है, अ कन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ सच अ मेटेरियल whose refractive index is 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 कन्वेक्स लेंस का। इफ द लेंस इज इमर्ज्ड इन वाटर, वाटर में इसको इमर्ज किया गया है, डाल दिया गया है, तो ये बोल रहा है कि बिहेव किस तरह करेगा, कन्वर्जिंग लेंस की तरह, डाइवर्जिंग लेंस की तरह, प्रिज्म की तरह। तो सबसे पहले डी इंडेक्स कितना है 1.5, तो वाटर में इमर्ज किया था, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.33। यहाँ पर आप देख रहे हैं लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है ज्यादा है, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जब भी ज्यादा होगा, नेचर ऑफ लेंस चेंज नहीं होता है, कन्वेक्स कन्वेक्स में रहेगा, कनकेव कनकेव ही रहेगा। तो क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस था तो कैसा होगा कन्वर्जिंग लेंस होगा। रीजन आपको पता चल गया, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा। क्या बात समझ में है स्टूडेंट्स? चलिए नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री लेंसेज हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर माइनस 30 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तीन लेंस है जिनके फोकल लेंथ आपको दिए गए हैं। सपोज ये कितना है, ये आपका f1 है, ये क्या है f2 है, ये क्या है f3। तो देन हाँ आर इन कॉन्टैक्ट, यहाँ पर कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे कॉन्टैक्ट है विद ईच अदर। फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1 स्टार्टिंग में तो सॉल्व करेंगे, आप नोट करिए 1/f1 f1 कितना है 20 है, प्लस 1/f2 f2 कितना है -38 प्लस 1/f3 कितना है 1/68। तो इन सबका आपको ऐसे ले जाए। ठीक है, 20 30 और 60 का ये कितना हो जाएगा 1/20 माइनस 1/30 प्लस 1/60। अब इन सबका क्या लेंगे स्टूडेंट्स, एलसीएम लेंगे 1/f इसमें लीजिए 1/f। ठीक है, 20 30 और 60 का एलसीएम लेंगे, इसको इसे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 to 8 8 minus 4 4 4/120। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4/120 1/50। ठीक है, तो 1/50 इक्वल टू, इसको भी कैंसिल करेगा कितना आ जाएगा 1/30 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे f की वैल्यू कितना आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करेंगे, देखिए ऑप्शन नंबर कितना होगा बी। क्या बात समझ में आ रहा है? तो इनको इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसी था 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 का फॉर्मूला लगाना है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन पूछा था। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। If the focal length of objective and eyepiece of any telescope are 20 centimeter and 2 centimeter respectively, टेलीस्कोप है तो फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का गिवन है देखो कितना 20 सेंटीमीटर, और उसका फोकल लेंथ आईपीस का भी गिवन है कितना 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। तो मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप का क्या होगा FO/F। तो ये कितना है 20 सेंटीमीटर
या फिर कितना है 2 सेंटीमीटर, कैंसिल कर दीजिए आप, कितना जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कितना जाएगा 10 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर होता है। क्या बात समझ में इसमें? तो सॉल्व करते जाएंगे, आप स्क्रीन में बताएंगे कितना हो रहा है। ठीक है, आंसर बताते जाइए कितना होगा 10 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, मायोपिक आई कैन सी क्लियरली। देखिए डिफेक्ट्स ऑफ आईज में अगर हम बात करें तो तीन मोस्ट कॉमन डिफेक्ट आपके सिलेबस में है। ठीक है, मायोपिक आई, रेट्रोमायोपिक है और ग्रेस बायोपिक, ग्रेस बायोपिक है। ठीक है, तो मायोपिक आई क्या करता है, इनको पास की चीज दिखती है और दूर की चीज नहीं दिख पाती। ठीक है, तो व्हाट इज myopia? It is an eye defect in which a person can see nearby object but cannot see distant object. दूर की चीजें देखने में कठिनाइयां आती है। तो मायोपिक आई क्या होता है, कैन सी क्लियरली, कैसा, ऑब्जेक्ट्स एट नियर डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। तो मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें हम लोग पास की चीज, नियर डिस्टेंस को क्लियरली देख सकते हैं, जबकि दूर की चीज नहीं देख सकते। अगर हाइपर मायोपिया की बात करते हैं अपोजिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट देयर इन दिस फॉर्म दैट रेटिना इज ऑफ विच टाइप। तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते जाते हैं, ह्यूमन आई से आई तो है, देखिए आपको पता है ह्यूमन आई में कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा रेटिना पर इमेज जो बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। रियल एंड इन्वर्टेड हमारे आई में कन्वेक्स लेंस है। क्या बात समझ में आए? तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपको पता चल गया मायोपिक आई का ऑप्शन नंबर सी होगा, और ये वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। मिनिमम डेविएटेड कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट व्हाइल पासिंग थ्रू प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म से जब पास करते हैं तो आपको पता है व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास करते हैं तो ये 7 कलर्स में। ठीक है, तो कौन सा कलर का पैटर्न होता है, डीप प्योर होता है। क्या होता है, डीप प्योर। तो अगर हम डीप प्योर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो डेविएशन होगा वो व्हाइट लाइट का होता है, और जो सबसे मिनिमम डेविएशन होता है वो रेड लाइट का होता है। आपके क्वेश्चन में बोला मिनिमम डेविएशन, सबसे कम डेविएशन किसका होगा, रेड लाइट का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विजुअल पैटर्न में आर ये है, ये बी है, बाकी ये विजुअल। ठीक है, इसमें आपको अगर हम बात करें तो इसका मैक्सिमम डेविएशन होगा, वायलेट का मैक्सिमम डेविएशन। याद रखेंगे कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है, और इसका डेविएशन क्या होगा, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट है पासिंग थ्रू ग्लास टू एयर इज मिनिमम हो। तो क्रिटिकल एंगल मिनिमम किसमें, तो सबसे पहले आपका ऑप्शन देखेंगे रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर और वायलेट। देखिए क्रिटिकल एंगल से अगर हम बात करें तो होता है sin c = 1/2। ठीक है, अगर यहाँ पर हम क्रिटिकल एंगल की बात करें तो c = क्या होगा, बताइए, sin इनवर्स 1/2। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है, तो वायलेट कलर जो होता है इसमें मिनिमम होगा इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करें। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, वायलेट कलर। इसको सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाला हूं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी रेनबो इज फॉर्म्ड व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द रेन ड्रॉप सरफेस। तो प्राइमरी रेनबो किस तरीके से फॉर्म होता है, अगर हम बात तो ये आपको पता है लाइट आता है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन और डिस्पर्सन दोनों होता है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल रिटर्न रिफ्लेक्शन होता है, फिर बाहर निकलता है। तो रिफ्लेक्शन कितने बार हुआ, 2 बार। रिफ्लेक्शन कितने बार हुआ, 1 बार। तो देखिए रिफ्रैक्शन ट्वाइस एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन वंस। तो प्राइमरी रेनबो इस तरीके से फॉर्म होता है। ठीक है, कितने बार रिफ्लेक्शन होगा, 2 बार रिफ्लेक्शन होगा, देख रहे हैं आप। और रिफ्लेक्शन कितने बार होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 1 बार। हालांकि यहाँ पर क्या है, डिस्पर्शन से डोमिनेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ वेव थ्योरी कलर ऑफ लाइट इज डिसाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी से डिसाइड करते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कलर। पॉइंट क्या देखिएगा अच्छे जगह भी ये क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कलर ऑफ लाइट इज डिसाइडेड बाय किससे, तो फ्रीक्वेंसी से। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। क्या है, वेव फ्रंट ऑफ लाइट coming from a source of unknown size situated at a distance। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से अगर अननोन कोई भी हमारा क्या है वेव सोर्स है, तो वेव फ्रंट इस तरीके का होता है, तो वो प्लेन होता है। ठीक है बच्चों, तो आपके सिलेबस में था प्लेन वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, तो अननोन साइज का अगर एक डिस्टेंस पे सिचुएटेड है तो उसका जो वेव फ्रंट होता है कैसा होता है, प्लेन होता है। सॉल्व हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू सोर्सेज आर कॉल्ड कोवेलेंट। देखिए कोवेलेंट सोर्सेज ऑफ लाइट की अगर हम बात करें
उनको तब कोहेरेंट बोलते हैं जब उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है। फेज डिफरेंस क्या होता है? कांस्टेंट। ऑप्शन देखते हैं। फेज डिफरेंस चेंजेस रेगुलरली नहीं होगा, फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट, ये सही है। फेज डिफरेंस चेंजेस क्रिटिकली नहीं, फेज डिफरेंस चेंजेस इरेगुलर। तो दो सोर्स को कोहेरेंट कब बोलेंगे? जब उनका फेज डिफरेंस क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट या फेज डिफरेंस जीरो के बराबर नहीं होता है, जीरो कांस्टेंट है, तब उसको कैसे बोलेंगे? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स रीचिंग एट अ पॉइंट। देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? जहां पर हमें ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन हो। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? जहां पर डार्क फ्रिंज ऑब्टेन हो। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के फेज डिफरेंस का कंडीशन है डेल्टा पाई जो है वो क्या होना चाहिए? 2n पाई। मतलब डेल्टा पाई क्या होता है? 0 हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, और ऑप्शन देखेंगे आप 0 पाई, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो पाई बाई 2 नहीं होगा, 3 पाई बाई 2 नहीं होगा, पाई नहीं होगा, आंसर क्या होगा? ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये इंटरफेरेंस मतलब स्पेस के पॉइंट से 0, तो 0 तो पाई होगा। डन। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ पाए हम। फ्रिंज विड्थ इज अ डिस्टेंस। देखिए फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या है? ये आपको पता था, सेंट्रल फ्रिंज है, दिस राइट, ठीक है, सेंट्रल। तो ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंज ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ किसको कहते हैं? दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज या दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस होगा, उसको क्या बोलेंगे लोग? फ्रिंज विड्थ बोलेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। फ्रिंज विड्थ इज डिस्टेंस बिटवीन ओनली टू डार्क फ्रिंजेस, between two bright fringes, between two consecutive dark और bright fringes। तो ऑप्शन 6 ही सही है। दो कंसेक्यूटिव ब्राइट होना चाहिए, है ना, या दो कंसेक्यूटिव डार्क होना चाहिए। इधर से डिपेंड कर डिनोट करते हैं हम लोग फ्रिंज विड्थ को। तो दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज और दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। ठीक है बच्चों, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाइड की बात कर रहा है। द पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव्स प्रोड्यूसिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज नॉट इक्वल। इसके इक्वल नहीं होगा पाथ डिफरेंस। ठीक है, n लैम्डा n प्लस 1 लैम्डा। ठीक है, अगर हम बात करें तो पाथ डिफरेंस n लैम्डा आएगा, और n प्लस 1 की करें तो n लैम्डा ही आएगा, 2n प्लस 1 लैम्डा। लेकिन क्या नहीं, इज नॉट इक्वल टू या गिवन है, ये ऑप्शन नहीं। ठीक है, ये इक्वल टू नहीं होगा 2n प्लस 1 लैम्डा। क्यों? रीजन है डेल्टा x और डेल्टा फाई में रिलेशन है। ठीक है, अगर हम बात करें डेल्टा फाई जो होता है, ठीक है, होता है 2 पाई बाय लेफ्ट इनटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अगर आपको डेल्टा एक्स ही कैलकुलेट करना है तो क्या होगा? डेल्टा पाई, ठीक है, इनटू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई। अभी आपको बताया था क्या कि डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी होती है? 2n पाई। किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, डिवाइडेड बाय पाई इनटू लैम्डा। तो कैंसिल होने वाला नहीं बताइए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो n लैम्डा तो पॉसिबल है ना, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना है? n लैम्डा। इसके लिए हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्वेश्चन में पूछा है ना, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसी क्वेश्चन का कंसेप्चुअली आपको समझा दिया मैंने। ये वाला इक्वल नहीं होगा क्योंकि लैम्डा के मल्टीपल्स में होगा, ठीक है, ना कि लैम्डा बाई 2। तो पता चल गया आपको, नॉट इक्वल टू पूछा था, बाकी ये सारा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पार्ट। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ रेलेटिव डिस्टेंस z। ये रेशियो आपको याद रखना क्या होगा? a स्क्वायर अपॉन लैम्डा होगा। तो a स्क्वायर अपॉन लैम्डा, ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 31 पे थे, यहाँ तक के आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ गया आपको। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ पाए। ठीक है बच्चों, हो गया? चलिए, किरचॉफ पॉइंट रूल ओविस। किरचॉफ पॉइंट रूल का मतलब क्या है? यहाँ पे किरचॉफ पॉइंट रूल को हम किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, या किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोलते हैं। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। केसीएल की अगर हम बात करें किरचॉफ करंट लॉ, तो सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, मतलब या तो आपको सिग्मा इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या पता है? क्या है? सिग्मा आई और गोइंग, है ना, इनकमिंग और आउटगोइंग। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, वो इज व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नहीं करता, नाश नहीं करता। ठीक है, किरचॉफ पॉइंट रूल। पॉइंट रूल का मतलब अभी आपको बता दें कि फर्स्ट लॉ को हम किरचॉफ करंट रूल भी बोलते हैं। ठीक है,
जंक्शन रूल भी बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया क्या होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीए। तो सेकंड लॉ है, ये भी हो सकता है आपको इसको यूज करके लेनी एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछ ले, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर कौन बेस्ड है, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ बेस्ड है। क्या बात समझ में है बच्चों? चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग पढ़ेंगे। Algebraic sum of current leading at any point in electric circuit is कितना होता है? चलो किरचॉफ करंट लॉ जो मैंने बताया, सिग्मा आई इज इक्वल टू क्या? जीरो। ये किरचॉफ करंट लॉ पूछा है, मींस algebraic sum of current leading at any point in electric circuit is zero. Next question, Wheatstone bridge is used to measure. Actually Wheatstone bridge 4 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, आपको याद होगा, पढ़ाया गया होगा, है ना? तो ये Wheatstone bridge होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है डायमीटर के क्रॉस करंट कितना हो जाता है? जीरो। यहाँ पे डायमीटर पर प्लेस होता है, तो ये जो हम ब्रिज है ये रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है। अननोन रेजिस्टेंस Wheatstone bridge का एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड टू मेजर रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में जब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a current of 1 microampere is flowing in a wire. Wire इसमें 1 microampere का करंट फ्लो हो रहा है, तो I से क्या, तो आप लिखेंगे 1 microampere the 10 power minus 6 ampere. If the charge on electron is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ है, तो बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकंड, टाइम भी लिखेंगे 1 सेकंड। तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा चार्ज कितने फ्लो हो रहे हैं, तभी तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करोगे। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू I की वैल्यू भी 10 raised to power minus 6 टाइम का 1, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10 raised to power minus 6, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो आपको बताया Q इक्वल टू क्या होगा? N इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 3, ठीक है। जो की वैल्यू आपके पास है 10 raised to power minus 6, T की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 into 10 raised to power minus 19 होती है। इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 1 अपॉन 1.6 1.6 into 10 raised to power minus 19 है, न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 19 माइनस 6 कितना हो जाएगा? ठीक है। अब इसको ही आपको सॉल्व करना है, तो 1 डेसिमल पॉइंट into 10 upon 16 हो जाएगा, डिवाइड करिएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 0.625 10 raised to power 30। तो क्वेश्चन इजी था, कैलकुलेशन बेस्ड था, ठीक है। आई गिवन है, टी गिवन है, तो आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेंगे? चार्ज कैलकुलेट करेंगे, उसका वैल्यू कैलकुलेट करा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इक्वल टू कितना होता है, तो n इक्वल टू 2 अपॉन डायरेक्ट पुट करेंगे, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट यूज्ड फॉर क्या होता है? इलेक्ट्रिक हीटर की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है हीटिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो किन चीज से बने होते हैं? अलॉयज के बने होते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, कॉपर, प्लैटिनम, टंगस्टन, ये सब है मेटल है। जबकि एक ऑप्शन है नाइट्रोन, ठीक है। नाइट्रोन का स्पेलिंग होगा NiCHRONE, ध्यान रखेंगे। तो एलिमेंट्स यूज्ड इन नाइट्रोन या अलॉय का बना होता है। क्या बात समझ में आया? सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पर अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, सर्कुलर पाथ है आर, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव कर रहा है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला कितना होता है? ED/2 होता है, ठीक है। इसको हम लोग डिराइव करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे समझ लेना है कि मैग्नेटिक मोमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन along a circular path, ठीक है। तो कितना होता है? ED/2 डिवाइडेड बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्या है? एनी करंट कमिंग वायर इज प्लेस्ड वर्टिकली इन व्हिच करंट, पूरा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। हाउ पोलैरिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड बिलोंग मैग्नेटिक डिफ्लेक्टिव, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी सीधे धारावाहिक किताब के जिसमें स्थायी धारा ऊपर की ओर चलती है, तो यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में तो लाइन कंप्लीट नहीं है, ये तो समझ लीजिए आप। लेकिन वायर है, ठीक है, वायर वर्टिकली प्लेस है, इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है? स्ट्रेट करंट कमिंग वायर इसमें वर्टिकली इज करंट, ठीक है, करंट मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन आपको पूछ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा? सबसे पहले आपको पता है F इज इक्वल टू Q into V क्रॉस B होता है, ये डायरेक्ट आपके पास
कौन सी होगी, तो V क्रॉस V, ठीक है। V मतलब डायरेक्टिविटी, V का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और इसके हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वॉल, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। वोल्ट मीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर, तो वोल्ट मीटर को एमीटर बनाना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वोल्ट मीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वोल्ट मीटर को इसमें कन्वर्ट करना है, एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो वोल्ट मीटर को एमीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं, लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में उसके कनेक्ट कर देते हैं। अगर ये वोल्ट मीटर है तो इसके पैरेलल में आपको क्या करना है, एक रेजिस्टेंस को ऐड करना, और ये रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो लो रेजिस्टेंस को जब वोल्ट मीटर में के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब वो क्या बन जाता है, एमीटर हो जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। क्या बात समझ में आया, क्वेश्चन इजी था, सॉल्व कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, ठीक है। When a metal is allowed to move in an ammeter field, then it becomes hot because ऑप्शन है अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस, डायरेक्ट करंट इज प्रोड्यूस, एडी करंट इज प्रोड्यूस, एक्स्ट्रा करंट इज प्रोड्यूस। एक बात बताता हूं मैं सबको, एडी करंट की अगर हम बात करें तो जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है दोनों मेटल को हम लोग मैग्नेटिक मेटल को एडजस्ट करते हैं तो वहां पर क्या होता है, हॉट होता है। उस हॉटनेस का या फिर हीटिंग का वजह क्या है, स्टूडेंट्स, एडी करंट। एडी करंट प्रोड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है, उस इंड्यूस करंट को क्या बोलते हैं, एडी करंट। तो यहाँ पर क्या होगा, एडी करंट। लेकिन आपको ट्रांसफार्मर में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में जो हीट लॉस का एक डिवीजन है वो क्या है, एडी करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी एंड करंट फ्लोइंग एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग इंडक्टर आर रिलेटेड इन प्रोपोर्शन। एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर की बात करते हैं हम लोग, तो एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें प्रोपोर्शनल टू क्या है, आई स्क्वायर, ऑप्शन मैच करेंगे, U is inversely proportional to I, U is inversely proportional to I square, U is proportional to I, then U is proportional to I square। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, ये सारे न्यूमेरिकल पार्ट्स के हैं, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या हम बढ़ेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 5 मिली हेनरी। इस क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस गिवन है, एल की वैल्यू 5 मिली हेनरी, तो एल की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻³ H, ठीक है। इफ आई इज करंट जो है 2 एम्पीयर, आई की वैल्यू कितनी है इसमें, 2 एम्पीयर दी गई है। थ्रू द कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू द कॉइल का फार्मूला होता है, आपके पास फॉर्मूला 5 की वैल्यू गिवन है, 5 × 10⁻³ आई की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻³ 10⁻³ और 1 -2, आंसर कितना होगा 0.01 वेबर, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल का दिया हुआ था, करंट दिया हुआ था, तो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना था। फ्लक्स कॉइल में, इंडक्टर कॉइल में कितना होता है, L के बराबर। क्या बात समझ में आई बच्चों, इसे आप सॉल्व करेंगे फटाफट। आप आर्मी कैडेट इंस्टीट्यूट ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इनमें बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स फ्री में हैं, ठीक है। टेस्ट भी है, आपके प्रैक्टिस के लिए सारे मॉडल पेपर्स भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करेंगे। तो रेशियो चैप्टर से ये क्वेश्चन है, आपको पता है आई आरएमएस की वैल्यू, आई आरएमएस होता है आई नॉट अपॉन रूट 2। आई नॉट का मतलब यहाँ पे क्या था, पीक वैल्यू ना, पीक वैल्यू, ठीक है। तो इस फॉर्मूले आई आरएमएस डिवाइड बाय आई नॉट इज इक्वल टू कितना है, 1/√2 आया। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और पीक वैल्यू का रेशियो कितना होता है, 1/√2 होता है, 1:2। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंपीडेंस ऑफ ए लार्ज सर्किट। इंपीडेंस एक्चुअली एक रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। हो सकता है कि इसका रेजिस्टेंस जो होता है ये एक्चुअली जो इसका डांसिंग फॉर्मूला रेजिस्टेंस और इंपीडेंस का सेम होता है, तो ध्यान रखेंगे रेजिस्टेंस का डांसिंग फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, वही डांसिंग फॉर्मूला इसका और इंपीडेंस का। फिलहाल इंपीडेंस पूछ रहा है तो एल और आर सर्किट है, ठीक है। तो आर और ये एक्सेल है, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया आपका, तो इंपीडेंस जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड कितना दोनों तो इस मैग्नेटिक भी,
तो z इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता है तो बता दो, एक्सएल इलेक्ट्रिक रिएक्टेंस होता है और एक्सएल का वैल्यू कितना होता है, एल ओमेगा इलेक्ट्रिक रिएक्टेंस। ये एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आने के चांसेस है। डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करते हैं, एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा, एक्सएल इज इक्वल टू पाई है। मैं लिख दे रहा हूं, हो सकता है ऐसे कोई एरिया है, नोट कर देता हूं। उसका ऐसा लिमिट सेम होता है रेजिस्टेंस के बराबर, इसका ऐसा लिमिट कितना होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से भी आप देखना z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां पर मैं सॉल्व कर z इक्वल टू रूट अंडर कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर और एक्स एल का वैल्यू एल स्क्वायर, एल एल ओमेगा होता है स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऑप्शन आप मैच कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर, ठीक है। ये एडमिटेंस हो गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन को मैंने आपको बता दिया। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है बच्चों, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी नहीं आए। स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेंगे तो बढ़ने वाले हैं। 44 क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज I इज इक्वल टू 60 sin 100 बाई t। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू चाहिए, आई आरएमएस चाहिए इस क्वेश्चन में, तो चाहिए स्क्वायर आई आरएमएस इज इक्वल टू। तो आई आरएमएस से पहले आप आई नॉट कैलकुलेट करेंगे, है ना। आई आरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट 2 होता है, और आई नॉट यहां से सॉल्व हो। देखिए इक्वेशन ऑफ करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट sin ओमेगा t होता है। यहां क्वेश्चन में जो गिवन है आप वो लिखिए 60 sin 100 पाई t। कंपेयर करिएगा तो आई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 60। क्वेश्चन में हमें पूछा है आई आरएमएस, तो आई आरएमएस इज इक्वल टू कितना होगा, आई नॉट अपॉन रूट 2। आई नॉट की वैल्यू कितना है यहाँ पे 60 है, ठीक है। तो 60 अपॉन सॉल्व हो गया आपका। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए 60 अपॉन रूट 2। क्या बात समझ में आई स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मशीन डिस्टर्बेंस मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कन्वर्ट डायनामो बोलते हैं। ऑप्शन देखेंगे, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन कॉइल, डायनामिक मोटर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, डायनामिक, ठीक है। ये तो ये 2 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन अगर आपको आगे मिलेगी, आप इसे सॉल्व कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़े, the phase difference between current and EMF in alternating current circuit in the condition of resonance, ठीक है। रेजोनेंस कंडीशन में दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई बाय 2 पाई बाय 4 0। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको रेजोनेंस कंडीशन की अगर बात करते हैं तो रेजोनेंस कंडीशन में एक्सएन इक्वल टू एक्ससी हो जाता है, ठीक है, और आर इक्वल टू जेड हो जाता है। दोनों ही कंडीशन ये एमसीक्यू में और भी आ सकते हैं। तो ये कंडीशन है, इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आर का मतलब रेजिस्टेंस, एक का मतलब इंपीडेंस, एक्सएल का मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्ससी का मतलब इंडक्टिव कैपेसिटेंस। जब टॉपिक आपको चूज कराया होगा, इसलिए आपको कंडीशन ऑफ रेजोनेंस था। अब हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फेज डिफरेंस। तो सबसे पहले अगर बात करें cos फाई कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया जो इसके r और z इक्वल होता है, तो आप पुट कर देंगे r और 2। तो यहां पर cos फाई की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो cos फाई इज इक्वल cos 0 डिग्री, फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 डिग्री। सॉल्व भी हो गई ये क्वेश्चन, समझना है कैसे 0 डिग्री होता है। तो फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री, फेज डिफरेंस आ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, तो इफ रियल एंड वर्चुअल पावर ऑफ एन एटॉमिक करंट सर्किट आर पीटीएम देन पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर हम लोग cos फाई को ही बोलते हैं। जो भी मैंने आपको cos फाई बताया था, ये पावर फैक्टर। तो cos फाई पावर फैक्टर को कहते हैं। तो cos फाई इक्वल टू क्या होगा बच्चों, वो पावर डिवाइडेड बाय वर्चुअल पावर, वर्चुअल पावर। तो क्वेश्चन में ट्रू पावर को पीटी से रिप्रेजेंट किया गया है और वर्चुअल पावर को पी से। तो क्या होगा पीटी डिवाइडेड बाय पी। तो क्या होगा cos फाई, तो क्या होगा पीटी अपॉन पी इज इक्वल टू cos फाई। ऑप्शन नंबर ए। तो नोट करके आप याद रख लेंगे, cos फाई पावर फैक्टर होता है, ये तो फार्मूला r अपॉन z होता है, ठीक है। और दूसरा पावर के यूनिट में क्या होगा
टू पावर डिवाइडेड बाय एपेंड और वर्टिकल पावर, ठीक है बच्चों, ये आपको दो बातें याद रखनी है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम लोग क्या है, ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If alternating EMF is equal to E naught sin omega t, ठीक है, peak value and frequency are 10 volt and 50 hertz, यहाँ पर से है, ठीक है, at time t is equal to 1/600 second instantaneous EMF is इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब ये है कि वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आपने तो सबसे पहले गिवन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन कौन सा फैक्टर गिवन है। पीक वैल्यू ई नॉट दिया हुआ है 10 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में 50 हर्ट्ज गिवन। टाइम दिया हुआ है 1/600 सेकंड, ये हमारा गिवन था। तो हमें क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ चाहिए। तो ई इक्वल टू क्या आएगा, क्वेश्चन गिवन है ई नॉट साइन ओमेगा, ठीक है बच्चों। तो सॉल्व करना है तो E इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू क्वेश्चन साइन ओमेगा, ओमेगा का मतलब क्या होता है 2 पाई एम, ठीक है, इनटू टी। कितना टी गिवन है 1/600, तो 10 साइन 2 पाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी, ले लिया इनटू 1/600। सॉल्व करने के लिए 10 साइन 100 पाई इंटू 1/600, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 इंटू साइन कितना है 5/6। 5/6 का मतलब क्या होता है 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो सॉल्व किया 10 इंटू 1/2 कैंसिल कितना जाएगा 5। तो ऑप्शन कितना हो गया 5 सी। क्वेश्चन समझ में आया है, जिस स्टेप में बता रहा हूं आप इसे सॉल्व करिएगा, इसी बेस पे क्वेश्चन भी हो सकते हैं आगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसे, फटाफट सॉल्व करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, if phase difference between current I and voltage in alternating current circuit is 5 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आप 5 लिख लीजिए। then component of वॉटलेस करंट, ठीक है, वॉटलेस करंट का बोलते हैं कोई पावर का कंजप्शन नहीं होता है, तो वॉटलेस करंट का जो होता है कंपोनेंट वो आई साइन फाई होता है, आई साइन फाई, ये है वॉटलेस करंट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following frequency will be suitable for propagation across horizon by using space wave? space wave में कौन सा फ्रीक्वेंसी का यूज करना है, तो क्या होगा आंसर 10 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, 10 मेगाहर्ट्ज का यूज करते हैं। इसको आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन को, ये कम्युनिकेशन चैप्टर से है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप इसके आंसर्स नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, प्रोपगेशन ऑफ यूएचएफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, यूएचएफ का मतलब होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज टेक्स प्लेस ड्यू टू व्हिच, तो ये स्पेस वेव्स के रेंज में होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, स्पेस वेव होगा। लाइट इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द मेटल इज मिनिमम, वर्क फंक्शन किसका है, तो वर्क फंक्शन आपको पता है ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू ऑकर, किसी भी मेटल अगर उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना है तो मिनिमम वर्क फंक्शन कितना होना चाहिए, मिनिमम एनर्जी कितना होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो सबसे कम तो सीरियम का होता है, लेकिन ऑप्शन देखते हैं सोडियम लिथियम आयरन कॉपर, तो इनमें से सबसे कम किसका होगा सोडियम, दैट ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। तो वर्क फंक्शन जो सबसे मिनिमम वर्क फंक्शन है यहाँ पे किसका होगा सोडियम का होगा। क्या बात समझ में आया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का हमें डायमेंशन चाहिए, तो आपको डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको फार्मूला E इक्वल टू h इन u का मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे h इक्वल टू क्या होगा E अपॉन v हो जाएगा। एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला आपको पता है ml स्क्वायर t माइनस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपको पता है t माइनस 1 होता है। अब इसको सॉल्व करिएगा कितना हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2, ये ऊपर जाके प्लस 1 मतलब माइनस 1, ml स्क्वायर t माइनस 1, तो ऑप्शन देखिए कितना हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 1, चाहे कांस्टेंट h से डिनोट करते हैं, इसका डायमेंशन फार्मूला ये होता है। समझ में आया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर दो पोस्टुलेट में काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी की हाफ होता है।
तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो रेशियो होता है वो कितना होता है -1/2 होता है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, 1/2 -1/2 -2 क्या ऑप्शन होगा। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम का रेशियो, क्या बात समझ में आया, -1/2। सॉल्व कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकूं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनमें से कौन सा है। एक से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सबसे पहले ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट वेव, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। ये भी जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। गामा रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, लेकिन कौन सा नहीं है, बीटा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नॉट पूछा है, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 57 और 58 एक ही टाइप का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ना, डिस्प्लेटली बोल सकते हैं आप। द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियस। तो जब दो न्यूक्लियर कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करते हैं, ठीक है, एक डिफरेंट न्यूक्लियाई बनेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। तो 57 और 50 सेम है यहाँ पर, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, फ्यूजन, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी। एनर्जी और मास का इक्वेशन आपको पता है, ऐसे इक्वेशन है ये वैल्यू कितना होता है, mc² होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है, बहुत क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। फिर से बात करते हैं, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 1000 ईयर, ठीक है, 1000 ईयर है हाफ लाइफ। तो क्वेश्चन में सबसे पहले लिख लेते हैं 3 हाफ इक्वल टू 1000 ईयर। डन। इन हाउ मच टाइम 1/18 पार्ट ऑफ द एलिमेंट। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में आपको बता दूं, ऑप्शन जो है, ठीक है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1/18 ना होकर 1/8 होना चाहिए, ठीक है, और अदरवाइज 1/18 क्वेश्चन तो गलत नहीं मानूंगा मैं, ऑप्शन गलत मानेंगे। यहाँ पर दो पार्ट में क्वेश्चन किया, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर ये आएंगे, और अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो क्वेश्चन यहाँ पे करेक्शन क्या होगा, तो सपोज ऑप्शन को ही लेके चलते हैं, तो यहाँ पर 1/8 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/8 पार्ट, ताकि ऑप्शन को करेक्ट करना, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला है n अपॉन a नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है। तो n अपॉन a नॉट इक्वल टू 1/2 की पावर, और ये तो 1/8 पार्ट है, कितना है 1/8 पार्ट, तो 1/8 इक्वल क्या लिखते हैं 1/2 की पावर है, तो 1/8 1/2 का क्यूब इक्वल टू 1/2 की पावर n। तो n की वैल्यू जब कंपेयर करेंगे यहाँ पर बेस से तो पावर इक्वल होगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई इस क्वेश्चन, और एक्चुअली n जो है t डिवाइडेड बाय t हाफ होता है, t डिवाइडेड बाय t हाफ। तो हम यहाँ पे टाइम पूछता था, तो टाइम कितना होगा n इंटू टी हाफ, ठीक है। टाइम की वैल्यू यहाँ पे 3 आई, और टी हाफ क्वेश्चन में कितना टाइम गिवन था 1000, कितना आ गया 3000, तो ऑप्शन कितना होगा 3000। समझ में आया, मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन को मॉडिफाई करके ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1/18 ना होगी 8 होगा, और अगर 1/18 दी है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, उस फॉर्मूले से बस लॉग लेनी पड़ेगी। क्या बात समझ में आ रही है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, इन एटम स्ट्रोंशियम 38 और 80, आपको पता है ये एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, और ये है मास होता है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले आपको पता है न्यूक्लियर एटम में प्रोटॉन के बराबर और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन की बात बताइए और इलेक्ट्रॉन की बात बताइए, दोनों सेम होगा, दो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, कितना 30। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो कैसे करेंगे, मास नंबर से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मास नंबर कितना है 88 माइनस 38, कितना हो जाएगा तो 50। अकॉर्डिंग सबसे पहले देखिएगा प्रोटॉन है, 3 न्यूट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन 38 है, उसके बाद न्यूट्रॉन 50, तो और फिर से कितना है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 30। ऑप्शन नंबर 8, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। क्या बात समझ में आई बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन का मतलब क्या होता है, क्या होता है बताइए। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों कंबाइन होते हैं, ये पीएन जंक्शन है, ठीक है। ठीक है, और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा होता है, किसी तरीके का पीएन जंक्शन है। तो पीएन जंक्शन क्या कंसिस्ट करता है, दो सेमीकंडक्टर जंक्शन, दो मेटल जंक्शन, मेटल सेमीकंडक्टर, मेटल सुपर कंडक्टर। आपको पता है पीएन जंक्शन का डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ टू सेमीकंडक्टर्स, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसमें क्या होगा, टू सेमीकंडक्टर जंक्शन। समझ में आया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो हाँ, गवर्निंग ऑफ मशीन प्रोड्यूसिंग डायरेक्ट करंट ऑन अप्लाइंग अल्टरनेटिंग पोटेंशियल। तो ऑप्शन है रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, ऑक्सीलेटर। तो वैसा मशीन या वैसा डिवाइस जो डीसी को इसमें कन्वर्ट कर दे एसी में, या एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे, ऐसे डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। कन्वर्ट्स डीसी इनटू डीसी और डीसी इनटू डीसी, रेक्टिफायर। क्या बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ इन अ फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, एफ इनपुट फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज। तो बोला आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी फुल वेव रेक्टिफायर में 2 टाइम्स होता है इनपुट फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। तो इसको कितना 50, कितना हो जाएगा 100 हर्ट्ज। ऑप्शन देखेंगे आप 50, 25, 100, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 100 हर्ट्ज होगा। क्या बात समझ में आया, फुल वेव रेक्टिफायर का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज गिवन था। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट, यहाँ पर लॉजिक गेट से क्वेश्चन है। तो नॉर गेट क्या होता है, सबसे पहले तो हम और गेट की बात करें, और गेट, ठीक है। तो और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू a प्लस b होता है, ठीक है। और अगर हम नॉर गेट की बात करें तो नॉट, इसका मतलब क्या होगा, नॉट, ठीक है। तो नॉट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, बार लगा देते हैं, y इक्वल टू a प्लस b। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो y इक्वल टू a डॉट b है, ये तो नाइट गेट का हो गया, a प्लस b ये तो और गेट का हो गया, ठीक है। y इज इक्वल टू a डॉट b, ये एंड गेट, ये किसका है, ये एंड गेट है। अब y इक्वल टू a डॉट b, देखिए सिर्फ एरो चेंज है, यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक है। तो आपको फाइनल आंसर मैंने बता दिया, y इक्वल टू क्या होगा, a प्लस b पर बाद ये नॉर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन होगा, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। सम ऑफ नेक्स्ट सम ऑफ बाइनरी नंबर्स 0110 एंड 010, इन दोनों का सम कितना होगा, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ये 1011, ठीक है। बाइनरी नंबर को ऐड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको आप सॉल्व करिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ग्रेविटेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटाइजेशन, यहाँ पे रिलेशन है, ठीक है। क्या बोला, b इक्वल टू 4 पाई m, b इक्वल टू 4 पाई h प्लस m। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मान सकते, ठीक है। एक्चुअली तो b इक्वल टू होता है v नॉट टाइम्स h प्लस m होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डीप इज 0 है। मैग्नेटिक डीप जो है वो 0 होता है, इक्वेटर पे होता है। यहाँ पर ऑप्शन में मैग्नेटिक एक्सिस लिखा हुआ है, लेकिन आंसर जो होगा इसका क्या होगा, इक्वेटर होगा। करेक्शन में मैं आपको बता दे रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डीप इज 0 है, इक्वेटर, इक्वेटर जो होगा। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड डायपोल मोमेंट। देखिए पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें, पोटेंशियल एनर्जी होता है m डॉट v माइनस a डॉट v, ठीक है, या माइनस mv cos थीटा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा की वैल्यू कितनी लेते हैं, 0। और स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा की वैल्यू कितना होता है, 0। 2 इक्वल टू माइनस mv cos 0 डिग्री, u इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस। तो आंसर क्या होगा, ठीक है, माइनस। तो ए बी सी डी होना चाहिए, ई जी एफ एस लिखा हुआ है, आप उसको इग्नोर करेंगे, करेक्ट आंसर है माइनस एम बी ए। क्या बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डायरेक्शन ऑफ propagation of electromagnetic wave is parallel to E, parallel to B, parallel to B cross U, parallel to E cross U। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो रोल ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है। वो उनका डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ई और बी भी खूब परपेंडिकुलर होते हैं। तो
यहाँ पे जो है क्या करेक्ट आंसर पैरेलल टू ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी के पैरेलल में मूव करेगा। तो सारे 70 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, जहां पर जो करेक्शन था वो भी आपको बता दिया, आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो ये 70 एमसीक्यूज आप बना लेंगे। और मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, आरबी गणित इंस्टीट्यूट आपके प्ले स्टोर पर है, आरबी गणित इंस्टीट्यूट प्लस ऐप है, दोनों ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे। उनमें बहुत सारी आपके लिए स्टडी मटेरियल्स टेस्ट सीरीज दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे डाउनलोड करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।